दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपका स्वागत कर रहा हूं पंजाब के खूबसूरत शहर नंगल डैम से। नंगल डैम पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर बसा हुआ एक सुंदर सा छोटा सा शहर है। सतलुज के किनारे बसा हुआ शहर। अगर हम और इसकी ज्योग्राफी को ध्यान से समझें तो यहाँ से भाखड़ा डैम करीब 15 किलोमीटर और आनंदपुर साहिब करीब 20 किलोमीटर, दोनों के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा आप रिजॉर्ट टाउन बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ खूबसूरती है और जो नेचुरल वातावरण है, ऐसा आपको किसी हिल स्टेशन में भी देखने को नहीं मिलता है। मेरा यहाँ आने का पर्पस और भी, अगर मैं ये कहूँ, खूबसूरत है। मेरे ताऊजी का 99 जन्मदिन मनाने के लिए हम यहाँ आए हैं। और 99 जन्मदिन का मतलब है कि आप 100 साल की दहलीज पर पहुंच गए हैं। ये एक बहुत ही भाग्यशाली लोगों के लिए अवसर होता है और परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन। इसीलिए पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा हुआ है और हम ताऊजी से आशीर्वाद लेने यहाँ आए हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आज जो हम इस महत्वपूर्ण दिन पर एक चर्चा और करेंगे कि भारत के अंदर जिस तरह से हमारी राजनीति चल रही है, उससे क्या हम देश का भला कर पाएंगे। मुद्दा ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं ताऊजी से बात कर रहा था, उन्होंने तो अंग्रेजों के टाइम पे भी देखा। वो कल हमें बातें बता रहे थे क्वेटा का 1931 का अर्थक्वेक, कि किस तरह से बर्बादी हुई थी, किस तरह से परिवार के लोग क्वेटा में दब के मर गए थे। जो बिल्डिंगें गिरी थी उसमें अंदाजन ये है करीब 60,000 लोगों की डेथ हुई थी। और 2005 तक वो साउथ एशिया में या एशिया में सबसे भयंकर भूकंप के रूप में रिकॉर्डेड था। इसीलिए अच्छी बातें, कुछ और घटनाक्रम, देश की आज़ादी के समय क्या हुआ, बाकी क्या हुआ, इन सब पे हमने चर्चा की थी। बहुत कुछ सीखने को मिला। एक जीवंत इतिहास जिसको हम कह सकते हैं, वो जानने को मिला। और बहुत सारी चीज़ें साथ ही साथ तो मैं गूगल पे क्रॉस वेरीफाई कर रहा था कि और डिटेल क्या थी। तो आप ये मान के चलिए कि बहुत सारी बातें, इवन डेट्स तक ताऊजी ने हमें जो बताई, वो बिल्कुल अक्षर से सही थी। तो इसका मतलब ये है कि जितने हमारे बुजुर्ग हैं, वो अपने आप में एक इतिहास की खान है, नॉलेज की खान है। हमें उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। खैर दोस्तों, परिवार की बात से आज हम बात करते हैं देश की बात को लेकर। आज जो देश का मुद्दा हमारे सामने है, वो है बिहार की जो इलेक्टोरल लिस्ट जारी हुई है, मतदाता सूची जारी हुई है। करीब 7.25 करोड़ लोगों का वहां पे वोट बेस है और इसमें से करीब 70 लाख लोगों के नाम काटे गए। आंकड़ों के हिसाब से करीब 6% लोग ऐसे हैं जिनके इलेक्टोरल सूची से नाम काटे गए हैं। अगर हम ये देखें तो 6% एक हिसाब से बहुत बड़ा नंबर होता है। 70 लाख के आसपास अगर वोट काटे जाते हैं तो हमें इस बात को समझना होगा कि 70 लाख किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़ी संख्या होती है। अब मुद्दा इस बात का है दोस्तों कि आफ्टर ऑल ये 70 लाख लोगों की जो लिस्ट थी, ये बची कैसे रही। इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, इतनी जगह पे हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। कहीं पे राशन कार्ड, कहीं पे वोटर कार्ड, कहीं पे लाइसेंस, कहीं पे राशन, कहीं पे जनधन अकाउंट, कहीं पे पेंशन प्लान। हर डिपार्टमेंट अपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करता है और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मांगता है। लेकिन जब इस तरह से वोटर आइडेंटिटी कार्ड को लेकर मुद्दा बना और 70 लाख लोगों के वोटिंग अधिकारों को ध्यान में रखते हुए उनके वोटर अधिकार हटाए गए या उन लोगों का लिस्ट में से नाम हटाया गया, सवाल ये खड़े करता है कि बाकी डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं। अब ये भी पता लगाना चाहिए सरकार को कि अभी तक जितने भी वोट बने, उसके साथ साथ इन लोगों के जो बाकी बेनिफिशियरी थे वो कौन थे। किन्होंने इनके नाम पे पेंशन फंड लिया, किन्होंने इनके नाम पे राशन लिया, किन्होंने इनके नाम पे बाकी जो सरकारी सुविधाएं होती हैं वो ली। क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि इस देश में कितना बड़ा घोटाला चल रहा है। एक बात तो तय है, हमने सिर्फ अभी एक स्टेट की बात करी। मुझे लगता है कि अब ये पूरे देश में होगा, क्योंकि अगर इस तरह से घोटाला हो रहा है, हालांकि सत्ता के लिए तो वोट बैंक की चोरी होती ही है एक हिसाब से, लेकिन अगर मैं कहूं चोरी के जगह मैनिपुलेशन, जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें मैनिपुलेशन तो होता ही है।
लेकिन जो देश के ऊपर आर्थिक चोरी का असर होता है, अगर 70 लाख लोग नहीं थे तो इनका राशन कौन ले रहा था, ले भी रहा था या नहीं? और अगर बाकी जगह पे डॉक्यूमेंट करेक्शंस हो रहे थे तो इलेक्टोरल वोट में इनके नाम क्यों थे? क्या हम इस पूरे सिस्टम में जब हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं तो क्या सारी लिस्टों को हम एक साथ कोरिलेट नहीं कर सकते? ये जो 70 लाख लोग हटे हैं इलेक्शन की लिस्ट में से दोस्तों, क्या ये लोग राशन ले रहे थे? क्या जो डिपार्टमेंट कंसर्न है, जो सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट है, क्या वो इसकी बात करेगा? इनमें से कितने किसान थे जिनको 2,000 रुपए जो मिलते हैं हर क्वार्टरली, वो उनको मिल रहे थे? इसके अलावा कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाकी सरकारी स्कीमों का फायदा उठाया? अगर ये लोग जिंदा ही नहीं है या लिस्ट में इनका नाम नहीं है तो इनके नाम पे बेनिफिट कौन उठा रहा था? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या ये अपने आप में बहुत बड़ा रैकेट नहीं है दोस्तों? तो सवाल इस बात का है कि एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की, सारे विभाग जो है सबके पास कंप्यूटर है, सबके पास इंटरनेट है, सबके पास टेक्नोलॉजी है। तो आपस में जब हम नागरिकों की बात करते हैं, उनकी सुविधाओं की बात करते हैं, तो ये लिस्टें रिकंसाइल क्यों नहीं होती? क्या इसके पीछे भी बहुत बड़ा घोटाला है, करप्शन है? क्या भारत सरकार को क्या अब एक मंत्रालय नहीं बनाना चाहिए या एक डिपार्टमेंट नहीं बनाना चाहिए जो सारी लिस्ट लेके इन लिस्टों को रिकंसाइल करे और देश में हो रही चोरी और भ्रष्टाचार को रोका जा सके? क्योंकि आफ्टर ऑल अरबों रुपए का वेस्टेज होता है और जैसा हम जानते हैं कि बहुत सारा अनाज जो सरकार देती है पीडीएस के माध्यम से घूम फिर के या तो वो वापस मंडियों में आता है या व्यापारियों के गल्ले पे पहुंच जाता है। अगर 70 लाख लोगों को मान लीजिए 5 किलो राशन मिला पर मंथ, तो ये कहां गया? ये बहुत बड़ी संख्या है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये सिर्फ एक वोटर लिस्ट को करेक्शन की बात नहीं है, ये भारत की आर्थिक स्थिति, भारत में रोजगार, भारत में इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे जो पैसा लगना चाहिए उसका मिसयूज है, उसकी दिन दहाड़े चोरी है। और ये चोरी सिर्फ लोगों ने नहीं करी है, इसमें डिपार्टमेंट के अधिकारी, डिपार्टमेंट के कर्मचारी सम्मिलित हैं, क्योंकि उन्होंने अगर अपने लिस्टों को रेगुलर अपडेट किया होता तो ये 70 लाख लोग नहीं दिखते। तो 70 लाख लोग तो सिर्फ बिहार में हैं। अगर हम देश के अंदर 30 राज्य हैं, अगर हम उनका हिसाब लगाएं तो क्या हमें नहीं लगता करीब 7 करोड़ लोग जो हैं वो लिस्ट में से बाहर हो जाएंगे? 145 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर 5 करोड़ लोग अगर है ही नहीं लेकिन उनके नाम पर अगर बेनिफिट बट रहा है तो ये लाखों करोड़ की बात होती है। अगर हम दूसरे रूप में देखें तो ये जो पैसा बचेगा ये देश की इंफ्रास्ट्रक्चर या फौज या आर&डी जो भी आप चाहें उसमें इस्तेमाल के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि क्या भारत सरकार इस चोरी को रोकने के लिए अब एक आयोग का गठन करेगी या सारा डेटाबेस सारे डिपार्टमेंट से कहेगी कि आप इसको एक डिजिटल सिस्टम पे डालिए और क्रॉस वेरीफाई करिए? क्योंकि एआई के माध्यम से, कंप्यूटराइजेशन के माध्यम से, एल्गोरिथम्स के माध्यम से मुझे लगता है ये चोरी हम अब आसानी से रोक सकते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत सरकार को इस पे कोई एक नया कानून ला के, एक नया डिपार्टमेंट ला के हर 6 महीने में इसको रिव्यू नहीं करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एडल्ट होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया से चले जाएंगे। अगर ये डेटाबेस 5 साल में एक बार अपडेट होता है तो इसका मतलब 5 साल तक चोरी जारी रहेगी। और दूसरी तरफ ये कहें कि जो बेनिफिशियरी हैं उनका नाम नहीं जोड़ा जाएगा, उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो एक तरफ जनता परेशान और दूसरी तरफ चोरी जारी रहेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस पे सुधार नहीं होना चाहिए? क्या भारत सरकार को जो बिहार का एक्सपीरियंस है इसको ध्यान में रखते हुए कोई बड़ा कदम उठा के इस चोर बाजारी को रोकना नहीं चाहिए? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे हिसाब से तो भारत सरकार को तुरंत बिहार के एक्सपीरियंस के बाद से हर राज्य सरकार को चुनाव का इंतजार किए बगैर तुरंत आदेश देना चाहिए कि अगले 6 महीने में या आने वाले बजट से पहले इलेक्टोरल रोल्स के साथ साथ जितने डिपार्टमेंट हैं उन सब की लिस्ट को कंपाइल करके कंसोलिडेटेड लिस्ट बनाई जाए
उनमें से वोटर एलिजिबल कौन है और बाकी स्कीम्स का एलिजिबल कौन है, इसको सही किया जाए ताकि बजट से पहले इस देश में जो बचत हो सकती है हम उसको कर सकें और जो पैसा बचे हम उसको अच्छे काम में लगा सकें। उम्मीद है दोस्तों आप इस मुद्दे पर सहयोग करेंगे, अपने विचार रखेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, इस चैनल को सपोर्ट भी करेंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।